शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बचपन। मेरी पत्नी मेधा आज हमारे छोटे बेटे शिवांश के लिए एक बैग खरीद कर लाई। शिवांश ने अब प्री नर्सरी में पास ही के प्ले स्कूल में जाना शुरू किया है। बड़ा बेटा पार्थ पहले से ही एक दूसरे प्री प्राइमरी में पढ़ रहा है। पार्थ का स्कूल जाते 2.5 साल से ऊपर हो रहे हैं और शिवांश की औपचारिक पढ़ाई का तो आज ही श्री गणेश हुआ है। शिवांश कल स्कूल जाने से अधिक आज अपने नए बैग को देखकर प्रसन्न है। छोटे बेटे के लिए छोटा बैग। अमूमन संतुष्ट और हंसमुख रहने वाला पार्थ आज अपने मनपसंद बैग को पाकर पूरे घर में इधर उधर चहक रहा है। मेधा शिवांश को लेकर मोहल्ले की ही एक अच्छी दुकान से बैग ले आई थी। पार्थ के लिए कुछ महीने पहले ही सारी स्टेशनरी, किताबें, फ्लास्क, स्कूल बैग आदि खरीदे गए थे। सो आज सिर्फ शिवांश के लिए ही बैग आया था। इन सबसे अनजान पार्थ ऊपर छत पर खेल रहा था। मैं भी उसके साथ ही था। मेधा ने पार्थ को नीचे से आवाज देकर बुलाया, बेटा हॉर्लिक्स पी लो। माँ का लाडला पार्थ हवा के वेग साथ तुरंत नीचे प्रकट हो गया। वह सीढ़ियों पर गिर न जाए इस आशंका से मैं उसके पीछे पीछे भागा। नीचे ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर शिवांश के लिए आया नया बैग रखा हुआ था। तभी उसकी नजर बैग पर पड़ी। छोटी बड़ी हर चीज पर और अपने छोटे भाई शिवांश पर अपना हक जमाने वाला पार्थ बड़ी उत्सुकता से उस बैग को उलट पुलट कर देख रहा था। बैग हल्का और सुंदर था। काले रंग के उस बैग का फ्रंट पॉकेट नीला था, जिस पर पावर रेंजर्स के कई चित्र बने हुए थे। रेड रेंजर्स, येलो रेंजर्स और ग्रीन रेंजर्स। पार्थ उत्साह में अपनी ओर से सारे रेंजर्स के नाम गिनने लगा। बाकी दिन तो पार्थ हॉर्लिक्स दूध पीने में काफी वक्त लगाया करता था, मगर आज चुपचाप उसने दूध का गिलास एक झटके में ही खत्म कर दिया। आज उसकी समस्त इंद्रियों के आकर्षण में वह काला बैग ही था। अब जब वह धड़ल्ले से ना सिर्फ रंगों की पहचान करता है, बल्कि आज जिस तरह से उसने नए बैग के पॉकेट पर बने चित्रों का छूटते ही पहचान लिया, हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में सहर्ष और सगर्व झांकने लगे। दोनों की आंखों में एक ही भाव था, अपने बड़े बेटे पार्थ के लिए अथाह प्यार। फिर जैसे दोनों का मन सहसा कुछ पीछे चला गया और वे कुछ खामोश से हो गए। अपनी चुप्पी में दोनों शायद एक दूसरे से यही कह रहे थे। अभी कल ही की तो बात है। लगता था कि पार्थ
अलग अलग रंगों को भी पहचान ही नहीं पाएगा। हम लोग इसके पीछे कितना मेहनत किया करते थे, और अब देखिए कितनी तल्लीनता और बारीकी के साथ किसी चित्र के विभिन्न हिस्सों में वह अपनी नन्ही उंगलियों से अलग अलग रंग भरता है। और उसकी उंगलियां भी इन दिनों कितनी सद गई हैं। तभी सहसा मेधा ने कुछ हड़बड़ाकर अपनी आंख की कोर से काजल का एक बेहद छोटा सा टीका पार्थ के बाएं कान के नीचे लगा दिया। मगर यह क्या, पार्थ अचानक से देखते ही देखते रुआंसा हो गया। शुरू में इतना क्षीण कि सहसा हम दोनों को पता ही नहीं चला। कुछ ही देर बाद वह तेज तेज रोने लगा। क्या हुआ, क्यों रोने लगे अचानक इस तरह? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। घबराई हुई मेधा सहसा कुछ पूछ भी नहीं पाई। पापा, मुझे भी एक नया बैग चाहिए। वह मेरे दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ की पतली और मुलायम उंगलियों से छूता हुआ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देख रहा था। अपने बेटे को अपनी ओर इस तरह देखकर मनुहार कर कोई पिता क्या ना कर दे। मैं आज कुछ अधिक ही ध्यान से देख रहा था। पार्थ का नाक चौड़ी है, अपनी माँ की तरह, मगर होठ थोड़ी दूर तक फैले और पतले हैं, ठीक मेरी तरह। सिर बड़ा और ललाट चौड़ा। मैं उसके चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में भरकर उसके माथे को चूमना चाह रहा था कि उसने अपने दोनों हाथों से मुझे हल्का सा दूर कर दिया। नहीं पापा, पहले मुझे बैग दिलाओ। नहीं, वो जोर से चिल्लाया और रोने लगा। मम्मी आज अंश के लिए नया बैग लाई है और मेरे लिए नहीं लाई। पार्थ अपने छोटे भाई शिवांश को अंश पुकारता था। वह अपने छोटे भाई को स्वयं से कहीं न कहीं बराबर समझते हुए उससे कुछ प्रतिस्पर्धा भी करता था। दोनों साथ टीवी देखते और खेलते हैं। घर से बाहर तक एक दूसरे के बगैर दोनों जाना नहीं चाहते। हाँ, फिलहाल दोनों के स्कूल अलग अलग हैं, इसलिए मजबूरीवश ही सही उनके स्कूल वैन अलग अलग हैं और दोनों को इसका भीतर ही भीतर खूब मलाल रहता है। मगर यह प्यार कब झगड़े में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। और झगड़े की बात आती है, पार्थ मारपीट का अपना सारा प्रशिक्षण नन्ही जान अंश पर आजमाता है और अंश यथासंभव उससे मुकाबला करता हुआ अपनी उम्र के बाहरी बच्चों पर इन दिनों कुछ अधिक भारी पड़ने लगा है। पार्थ 5 पार कर चुका है और अंश 3। ठीक है, तुम्हारे लिए नया बैग आ जाएगा। हारता क्या ना करता। मगर पार्थ मेरे इस आश्वासन का कोई असर उस पर पड़ता हुआ नहीं दिखा।
शायद इतनी कच्ची उम्र में वह बड़ों की झूठी दुनिया को ताड़ने लगा था। कोरे और खाली वचन के बीच के रेगिस्तान से वह अवगत हो चला था। मुझे मेरे बच्चे की दूरदृष्टता पर हल्की सी हंसी आ गई। मुझे वह चिरपरिचित मुहावरा याद आ गया। बाप रे, वह भी गिरगिट के रंग की तरह बदलते जाते मेरे आश्वासनों से अब तक चिरपरिचित हो चुका था। मगर इतना छोटा बच्चा आखिर यह सब कुछ कैसे समझ जाता है? मेरे भीतर उठा प्रश्न चिन्ह अब भी बैठने का नाम नहीं ले रहा था। शायद उसके भीतर एक छठी इंद्रिय शक्ति का काम करती हूं, या फिर बापे पूत परापर घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़म थोड़ा की तर्ज पर आदमी के भीतर थोड़ा बहुत झांक लेने की मेरी आदत कहीं उसमें भी कुछ आ गई हो। मैं अपने इस आत्ममोह पर भीतर ही भीतर थोड़ा हंस पड़ा। मुझे पता ही नहीं चला मैं बच्चों के मनोभावों के बारे में सोचते हुए कब अपने भीतर झांकने लगा। मैं भी क्या करता, मेरा स्वभाव कुछ कुछ ऐसा ही था। छोटी से छोटी चीज पर मीन मेख निकालने और हर बात पर समुद्र मंथन करने में मेरी महारत थी। महानगर में जीते और अकेले घर चलाते व्यक्ति की आर्थिक सीमा का भी अपना कुछ असर हो सकता है। बच्चों की कई मांगे टलती चली जाती हैं, और उनकी मांग की भी क्या ही कहिए। बस उन्हें जितनी देर याद रहती है, उनकी जिद भी उतने समय तक की माता पिता पर कहर बरपाती है। जैसे ही उनके मानस पटल से उस वस्तु का लोप हुआ, उसे पाने की उनकी जिद भी समाप्त हो गई, समझिए। मगर बच्चों या कहिए बड़ों का मनोजगत भी कुछ अजीब ही होता है ना। किसी नई चीज को पाने की जिद में व्यक्ति अपनी पुरानी जिद भूलता है, या उस जिद की तीव्रता क्रमशः कम होती चली जाती है। मगर उसी पल में मैं ये भी सोच रहा था कि ये बच्चे ही हैं जो आपके भीतर एक जज्बा भरते हैं। मुझे धीरे धीरे यह आभास होता चला जा रहा है कि हमारे बच्चे हमारी जिंदगी में कहीं न कहीं किसी अक्सीर की सी भूमिका निभाने लगते हैं, और हमें एक साधारण धातु से किसी स्वर्णिम अस्तित्व में ढालने की कोशिश करते हैं। बच्चे अपनी मांगे हमसे मनवाते चले जाते हैं, और हम उनकी मांगे पूरे करते हुए कहीं न कहीं कुछ उदार बनते चले जाते हैं। पार्थ कुछ देर बिस्तर पर और मुझ पर एक साथ हाथ पांव पटकता रहा, कुछ कुछ बड़बड़ाता भी रहा। मैंने गौर किया, इधर वह
कई नई नई गालियां भी सीख चुका है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। आंखों में नकली गुस्सा भरकर मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला, देखो पार्थ, अगर तुम्हें ऐसे ही गाली देनी है तो नए बैग की बात भूल जाओ। मैं फिर लाने से रहा। वह हल्का हंसने लगा और बोला, सॉरी पापा, आगे से नहीं बोलूंगा। लेकिन पापा, वैन में सभी बोलते हैं, राजू अंकल भी। मैं कुछ देर के लिए सकपका गया। मुझसे कुछ जवाब देते ना बना। फिर थोड़ा हकलाते हुए बोला, जैसे किसी ने मेरी ही पोल खोल दी हो। देते होंगे, तुम नहीं दोगे। मैंने देखा अंत के शब्द बोलते हुए मैं कुछ कठोर सा हो गया था, जैसे अपने अंदर की किसी कमी को मैं उससे और स्वयं से भी जबरन छुपाने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, मेरी कल्पना में मुझे बच्चे और उसके समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की ओर इशारा किया। टीवी, स्कूल, स्कूल वैन, घर पड़ोस, जाने किस किस और कहां से पार्थ ने गालियां सीखी होंगी। समाज और परिवेश से सीखी इन गालियों में उसने अपने स्तर पर कई गुना वृद्धि कर डाली है। एक बच्चा इसी प्रकार अच्छे और बुरे शब्दों के अपने अर्जित भंडार को बढ़ाता है। हाँ, मजे की बात यह देखना है कि वह उनका उपयोग कब और कैसे करता है। मैंने नोट किया, जब पार्थ ने यह देखा कि उसके हाथ पैर पटकने व्यर्थ जा रहे हैं, तब उसे अपनी जुबान की ताकत आजमाने की सुध आई। वह रोता रहा और हमें गालियां देता रहा। मेधा तो खैर रसोई में व्यस्त थी। मुझे ही अपने तौलिए से उसकी नाक पोंछनी पड़ी और उसे समझाना भी पड़ा। अभी बाहर बारिश हुई है। रात के 9 बज चुके हैं। नहीं, बैग मुझे अभी ही चाहिए। दुकानदार भी अपने घर चला गया होगा। उसे घर से बुलाओ, दुकान खुलवाओ। पर बेटा, मैंने उसका घर भी तो नहीं देखा है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बैग अभी चाहिए तो अभी चाहिए। मैंने आखिरकार झुंझलाकर उसे डांटा, मगर पार्थ अपनी नाक और आंखों से एक साथ पानी बहाता हुआ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। कई बार वह अपनी जिद के चरम पर आकर बेहद कारुणिक और दयनीय हो उठता है। इस बार भी उसकी हालत कुछ ऐसी ही थी। वह मेरी बाह पर पसीने से चिपचिपा हो चुका अपनी हथेली को रखते हुए और आंसुओं से भीगे अपने चेहरे को मेरी तरफ करते हुए तीव्र कारुणिक अंदाज में विलाप करने लगा। पापा प्लीज, मुझे बैग दिला दो। मैं उसके चेहरे और उसकी शारीरिक भाव भंगिमा की पल पल बदलती अभिव्यक्ति की ऐसी मुद्रा पर कहीं भीतर बहुत खाली हो रहा था। कुछ ऐसा लग रहा था मानो मेरे फेफड़े में भरी हवा
एकदम से बाहर निकल गई है और कोई फूला हुआ गुब्बारा फूटकर सिमट गया हो। अकिंचित, असुंदर और गरिमाहीन सा। मुझे भीतर ही भीतर अपने पिता की हैसियत कहीं झूठी लगने लगी और मैं अपने बड़े बेटे को अपने कलेजे से जी भर कर लगाने की इच्छा से भर उठा। अच्छा, इधर आ जाओ। उसके गालों पर आए आंसुओं को पोंछने के लिए पहले मैंने उसे अपनी छाती से लगाया। वह भी किसी नन्हे और मुलायम खरगोश की भांति मुझसे चिपट गया। मैं अपने दाएं हाथ को अपने बेटे की पीठ और गर्दन पर फिराने लगा। वह गुस्से में अपनी बनियान कब की खोल चुका था। मैं कुछ देर तक उसकी पीठ के रोओं को तल्लीनता से देखता रहा, जैसे उन रोओं के रंग को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आभास हुआ रंगों को पहचानने में शुरू में बेटे को भी ऐसा ही सघन कोशिश करनी पड़ी रही होगी। मैंने अपनी नाक उसके सिर के बालों में घुसा दी। वह काफी देर तक रोता रहा। किनारे से उसके बाल से पसीना गिरता रहा, जैसे बहुत देर तक कोई किसी काम पर अपना सर खपाता रहा हो। एक बैग के रहते दूसरे बैग की अपने साधारण नौकरी पेशा माँ बाप से फरमाइश करना कदाचित किसी बच्चे के लिए कोयले की खान से कोयले निकालने जैसा ही। मैं उठकर बैठ गया और उसे अपने पास बिठाते हुए धीरे धीरे उसके सर को दबाता रहा और उसके बालों को सहलाता रहा। अब तक वह काफी शांत हो गया था। आखिर 5 साल का बच्चा रोएगा भी तो कितनी देर तक। अपनी उम्र के हिसाब से तो वह पहले काफी रो चुका था। मुझे अब अपने इस नन्हे दुर्वासा के क्रोध पर काफी प्यार आ रहा था। उसकी जिद पर गुस्सा करना तो व्यर्थ था। मेरे क्रोध करने पर या तो वह सहमकर चुप हो जाता या फिर और जोर से रोने लगता। घर की शांति और उसके माँ के मनोबल दोनों के लिए ऐसी कोई स्थिति निरापद नहीं थी, मगर उसका इस तरह शांत रहना भी मुझे खल ही रहा था। मैं उससे संवाद का कोई सिरा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे कुछ और तर्क सूझे और मैं उससे पूछ बैठा, अच्छा बताओ, जब एक बैग तुम्हारे पास पहले से ही है तब तुम दूसरा बैग लेने की जिद क्यों कर रहे हो? यह बहुत पुराना हो चुका है, उसने धीरे से कहा। मैंने पास ही डाइनिंग टेबल पर पड़े उसके बैग की ओर नजर घुमाई। ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी में नीले रंग का उसका बैग चुपचाप पड़ा भली भांति चमक रहा था। बैग के अगले पॉकेट पर नीली, नारंगी, काली, सफेद, लाल, हरे
अलग अलग रंगों से बने टॉम एंड जेरी अपनी खामोश हरकतों से शायद हमें भी लुभाने की कोशिश कर रहे थे। जो बच्चा उन्हें हरदम अपनी नन्ही पीठ पर लादे फिरता था, वही शैतान आज उनसे मुंह मोड़े हुए बैठा हुआ था। टॉम एंड जेरी दोनों शायद अपने प्रति उसकी इस उपेक्षा से उदास थे और आपस में अपने दोस्त का प्यार पुनः पाने के लिए कोई गुपचुप मंत्रणा भी कर रहे थे। पिछले रविवार को ही तो तुम्हारी मम्मी ने इसे धोया है, देखो तो यह कितना चमक रहा है। और इनकी नन्ही चमकती आंखों में तो झांको बेटा, ये टॉम एंड जेरी भी तुमसे कुछ कह रहे हैं। पार्थ ने अपनी उदास आंखों से टॉम एंड जेरी की ओर देखा, मानो कह रहा हो, तुम लोग भी नया बैग लाने के लिए मेरे पापा से मेरी पैरवी क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें छोड़ थोड़े ही रहा हूं, मैं तो एक और नया बैग लेना चाह रहा हूं, पावर रेंजर्स वाला। तुम्हारी तरह वे भी मेरे दोस्त हैं ना। पुराना बैग वास्तव में नया दिख रहा था। पार्थ अब कहे तो कहे क्या। पापा देखो, इसके पॉकेट की चेन खराब हो गई है, मेरा लंच बॉक्स भी इससे बाहर निकल जाता है। राजू अंकल इसे वैन के कैरियर पर रख भी नहीं पाते। मैं इसे अपनी गोद में रखकर स्कूल ले जाता हूँ, यह बार बार खिसक कर नीचे गिर जाता है। वैन के सभी बच्चे मुझ पर हंसते हैं। आप कुछ समझते क्यों नहीं? वह अब मुझे बैग की खराब हुई चेन दिखला रहा था। ठीक है, कल जब तुम स्कूल से लौटोगे ना, तब मम्मी इसे ठीक करवा देंगी। नीचे गली में चेन ठीक करने वाले भैया तो आते जाते रहते हैं। ओके, मैंने उसका कंधा थपथपाया। उसकी समस्या का झट समाधान निकलने के अपने सहज दर्प के साथ पार्थ एक बार फिर निरुत्तर हो गया। उसने एक बार फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखा, मानो वह मेरे पितृत्व की खा ले रहा हो। पार्थ अपनी पुरानी जिद पर फिर से लौट आया। नहीं, मुझे नया बैग ही चाहिए, और वो भी अंश जैसा ही। तभी कहीं से ठुमकता हुआ अंश भी आ गया। वह अपनी मां के एक पैर के साथ लिपटा हुआ चल रहा था। मेधा कुछ देर के लिए बौखला गई। अंश का बैग पार्थ के आगे पटकते हुए बोली, लो, तुम इसी बैग को ले लो। तुम्हें तो शायद अंश की कोई खुशी देखी नहीं जाती। मगर अपनी मां के क्रोधाभिनय से अनजान अंश सहसा इस नाटकीय मोड़ पर रोने लगा और पार्थ कुछ सख्ते में आ गया। मुझे अब स्टेज पर किसी निर्णायक की भूमिका में आना था। मैंने आंखों ही आंखों में मेधा को
संयमित रहने का इशारा किया। धीमे से बोला, हर चीज पर इतना फंसी होना ठीक नहीं है। बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। वे अपने माता पिता से ही सहमने लगेंगे। आखिर वे हमसे नहीं तो किससे जिद करेंगे? मेधा कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। बोली, अरे भाई, मैं आप दोनों की यह बकझक कब से सुन रही हूं। आज इस बैग की मांग कर रहा है, कल को कुछ और मांगेगा। घर में जो ज्यादा जरूरी सामान है पहले वे आएंगे, या ऐसे ही तमाशा चलता रहेगा? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? बाकी आप बाप बेटे जो करो मेरी बला से। इस घर में मेरी तो कोई सुनता है क्या? किसी की बिना कुछ सुने पैर पटकती मेधा ऊपर छत पर चली गई। साथ में अंश को भी ले गई। मुझे लगा अब इसकी दीवानगी के आगे कोई तर्क करना इसकी मासूमियत के साथ हिंसक व्यवहार करने सरीखा होगा। ठीक है, कल मैं अपने ऑफिस की तरफ से तुम्हारा बैग लेता आऊंगा। तुम तो अब मानने से रहे। मेरे लिए अगले दिन बैग ले आने में ही भलाई है। मैं सोचने लगा, आखिरकार वो किसी खिलौने की जिद तो कर नहीं रहा था। उसके पास 2 बैग हो भी जाएंगे तो ऐसी क्या आफत आ जाएगी? मेरे घर के बजट पर एक बैग के खरीदे जाने से आखिर कितना असर पड़ेगा? पार्थ भी तो मेरे और फिर अपनी माँ के साथ गणित की पढ़ाई करते हुए आज तक अंकों की श्रृंखलाबद्ध दुनिया से उलझ ही रहा है। अमुक अंक के पहले कौन सा अंक आएगा, अमुक अंक के बाद कौन सा अंक आएगा, और अमुक 2 अंकों के बीच कौन कौन से अंकों का स्थान है। उसे इस मेहनत का फल मिले तो वह कुछ मन लगाकर ही अपनी आगे की पढ़ाई करेगा। आखिर मेरे पास भी तो ऑफिस जाने के लिए तरह तरह के हैंडबैग है ही ना। वैसे भी उसे अपने पिता से आगे ही रहना है। जाने कौन सी शक्ति होती है बच्चों के पास कि वे आवाज के पीछे छिपे आत्मविश्वास या आंखों के अंदर झलकती सच्चाई जाने किसको देख परख कर सूंघ कर कहने वाले की बातों की सत्यता की डिग्री भांप लेते हैं। पार्थ भी अंततः मेरी आखिरी बात पर यकीन कर रहा था। इसका प्रमाण वह अपने दूसरे कामों में लग गया। उछलने कूदने के, अपने छोटे भाई के साथ खेलना, अपनी बातों को उससे मनवाना, ना माने तो उसे मारना, अपने मनपसंद कार्टून चैनल पर अपने चिर परिचित पात्रों के करतब दिखना, घर के किसी सामान से कोई नया खेल इजाद कर लेना आदि। रात में सोते समय मेधा कहने लगी, सुनिए तो जरा, बच्चे की जिद पर कान देने की इतनी क्या जरूरत है भला? कुछ महीने तो हुए हैं उसे बैग दिलाए हुए। पार्थ दिनों दिन जिद्दी होता चला जा रहा है।
उसकी हर जरूरत को पूरी करने की ऐसी क्या अनिवार्यता है? वैसे भी अपने छोटे से घर में अनावश्यक सामान रखने की जगह है तो कहाँ? थोड़ी बहुत जो जगह है उसे आपकी पुरानी किताबें, डायरियां और फाइलें ही घेर रखी हैं। मानो मेरी किसी कमजोर नस पर मेधा ने हाथ रख दिया हो। मैं एकदम से बिलबिला उठा। मैंने किसी तरह अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, एक छोटे से बैग को रखने के लिए घर में जगह का रोना रोने की भला क्या जरूरत है? हाँ, इसे ही दिल का ताड़ बनाने कहते हैं। मेरी आवाज उखड़ने लगी थी। बहस को शायद आगे ना बढ़ाना चाहती हूँ मेधा, इसलिए वह चुप ही रही। अगली सुबह जब मैं पार्थ को उसे स्कूल वैन तक छोड़ने जा रहा था, वह विश्वासपूर्वक मुझसे पूछ रहा था, पापा, आप जब शाम को ऑफिस से घर आओगे तब मेरे लिए बैग लाओगे ना? हाँ, मगर 5 साल के बच्चे वाला ही लाना। मैं अब 5 साल का हो गया हूं ना। बड़े बच्चों के लिए बड़ा वाला बैग। हाँ भाई हाँ, आपके लिए बड़ा ही बैग आएगा, और वह भी पावर रेंजर्स वाला, ठीक है? मैंने उसकी पीठ पर एक नर्म सी धौल जमाई। बाय। स्कूल वैन से पीछे मुड़कर पार्थ आज कुछ ज्यादा ही देर तक अपना हाथ हिलाता रहा। खुशी में, विश्वास में, हंसते हुए उसके नन्हे नन्हे दूधिया दांत कुछ अधिक ही चमक रहे थे। प्रत्युत्तर में मेरा दायां हाथ देर तक हिलता रहा। पार्थ की स्कूल वैन कब की मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी, और ऑफिस से लौटते हुए आखिर में उसका बैग ले ही आया।